नमस्कार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उचित चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्जाम निकल गए। एसएससी एमटीएस है और सीएचएसएल अब आने वाला है। कभी भी एग्जाम एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी के साथ में बने रहो। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और कुछ कुछ भाई मुझे ये भी बता रहे हैं कि सर एक सिलेबस की कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, सिलेबस किस तरीके करेगा। देखिए, सारी चीज़ें बनेंगे। होता क्या है, मैं रियल बता दूं। एक तो होता है फेक बात करना, कहना वही चाहता है लेकिन कहा किसी और तरीके से जाता हो। ठीक है। और एक होता है कि बिल्कुल स्पष्ट कह देना। तो मैं आपको बता दूं, भले ही बुरा लगे और चाहे वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट ही कहूंगा। और अभी तक सारी वीडियो में मैं हिंदी मीडियम को बिल्कुल स्पष्ट कहते आ रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से 15 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो ऑफलाइन है। और ऑफलाइन होने के साथ में इसके अलावा जो मेरा डिजिटल बोर्ड है, एप्लीकेशन है, कैमरा है, ये सारे ने पूरा डिजिटल जो स्टूडियो है, वो लगभग 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले मेरे पे आ चुका था। और मैं लगातार पढ़ा भी रहा था। लेकिन वो जो झिझक होती है, जिसे अपन कह सकते हैं कि यार एकदम से ऑनलाइन पढ़ाना, दुनिया देखेगी, क्या कहेगी, कैसे क्या होगा, तो उसमें थोड़ा सा क्या टाइम लग गया है। और उसमें जो टाइम लगता है, तो आज भी वो झिझक नहीं है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल कैमरे के सामने खुल के आ जाए। कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करते समय या पढ़ाते समय अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, तो ये लगता है कि यार दुनिया देखेगी। एक काम करो, भले ही 20 मिनट की हो गई और हमें बनाना 10 मिनट और है, एक काम करो, डिलीट करो, दोबारा फिर बनाएंगे, यानी 20 मिनट की मेहनत बेकार जाती। और ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन में लोग मजे लेकर पढ़ाते हैं। किसी बच्चा बैठा हुआ है सामने, उससे भी बात कर लो। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जब रिकॉर्डिंग क्लास करते तो ये लगता है यार सामने कोई भी नहीं बैठा है, कैसे क्या बना है। तो इस चीज से उभरने में जो टाइम लगा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है। लेकिन बहरहाल, जब पता चला कि यार इतने सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, तो कितने सारे हिंदी मीडियम के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश की जरूरत है, जो ये मानकर बैठे हैं कि हमारी इंग्लिश खराब है। क्या उन्होंने कभी ये समझा कि इंग्लिश उनकी खराब है? पर उनको इंग्लिश पढ़ाया ही कब गया है? अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो भूल जाओ। और कुछ बच्चे ऐसे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े चले भी गए हैं, जिनको लगा कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेके हम इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, वो सिर्फ इंग्लिश एक नाम है, लेकिन इंग्लिश तो उन्हें भी नहीं पढ़ाई गई है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो इंग्लिश आती होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। ये मान के चलना, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है उसकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये मानकर चलना कि रट कर बैठा हुआ है, यानी गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं जाती है, इंग्लिश मीडियम का नाम है, तो केवल रट कर बैठा हुआ है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो ये मानकर बैठे कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, क्या आपने कभी ये सोचा कि मेरी वजह से, खुद की वजह से अच्छी नहीं होगी, कि हमें पढ़ाई ही नहीं गई है इस वजह से अच्छी नहीं होगी? तो आप अपने दिमाग में से ये बात को निकालो। आप इस बात को अब सोचना, अब छोड़ दो, ये बातें आपके लिए अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमको जब सिखाई ही नहीं गई है तो इंग्लिश अच्छी कहाँ से होगी। तो मैं लगातार आप लोगों को ये बात बताते चल रहा हूँ, आपको चेताते भी चल रहा हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बस इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिनको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो, बिल्कुल हिंदी मीडियम प्योरली, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को पकड़ाता हूँ, उसको तोड़ता हूँ, यकीन मानना सिलेबस पढ़ते समय इससे भी और खूबसूरत रूप से पढ़ाया जाता है। तो जिन बच्चों को भी पढ़ना है, तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, उस तरीके से आप सिलेबस भी पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, और इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद। चलिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपन ने नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा यू। तो यू के नीचे अपन ने लिखा सब्जेक्ट। ठीक। मस्ट, मस्ट की अगर अपन बात करें तो मस्ट क्या हो गया अपने लिए? मॉडल वर्ब हो गया। और ये मिल गया आइदर। आइदर यानी इधर, ये क्या कहलाता है? कंजक्शन। पढ़ते समय कभी भी किसी भी तरीके से इस बात को लेकर शर्माना नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जो जाना अंग्रेज बन गया ना, इंग्लिश सीख कर जाना अंग्रेज बन, वो वास्तव में जो जाना थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली और जाना अंग्रेज बन गया है, तो उनको जाना अंग्रेज बन जाने दो। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इधर पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं आइधर पढ़ते हैं। अपनी सुनो, तुम्हें क्या पढ़ना आ रहा है तुम वो पढ़ो। ठीक है।
तुम्हें क्या पढ़ना आ रहा है वो पढ़ा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब थोड़ा बहुत कोई इंग्लिश सीख जाता है ना, तो वो थोड़ी बहुत जो सीखा हुआ होता है, मान लो अगर वो 40% भी इंग्लिश सीख गया, तो वो जो 10% इंग्लिश सीखने की जो कोशिश कर रहा है, वो उसको 10% वाला हजम नहीं होता। यानी 40% वाला जो थोड़ा बहुत सीख गया, थोड़ा बहुत जान गया कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है, तो वो जो 10% वाला जो अपना एफर्ट लगा रहा है, तो ये 40% वाला 10% वाले को ऐसे सिखाता है जैसे ये मतलब इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो इन चीजों से अब दूर हो जाओ, जितने ज्यादा इन चीजों से दूर होगे उतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। तो चलिए मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। मैं तो भाई इसको आइदर पढ़ता हूँ। अब जिसको मेरा प्रोनाउंसिएशन सुधारना हो वो मुझे सुधारने में लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या मिल गया? आइदर। तो सबसे पहले अगर आपको आइदर मिल जाए, ठीक है, तो इसका जो साथी होता है वो होता है और, ये इसका क्या होता है? साथी। ये इसका क्या कहलाएगा? साथी, यानी ये पेयर कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको अगर आइदर मिल गया, तो आप सबसे पहले ये देखो कि आइदर के साथ में और का प्रयोग करता है, और मिल रहा है क्या, ठीक है। वी रेगुलर विथ योर स्टडी और नंबर टू स्लैश, और ये मिल गया एंड। एंड नहीं आएगा, हमें किसका प्रयोग करना है? और का। अच्छा, स्लैश यहाँ रह गया, ये इस तरफ हो गया, एंड इसके बाद जा रहा है, तो इसका मतलब स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन नंबर 3, यानी ये एंड किस में आ रहा है? नंबर 3 में आ रहा है, तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। अब इसके साथ में और देखो, अगर आपको कभी भी नीदर मिल जाए तो इसके साथ में नॉर आएगा। अगर आपको नॉट ओनली मिल जाए तो नॉट ओनली के साथ में हम हमेशा बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। अगर आपको नो सूनर मिल जाए तो नो सूनर के साथ अपन देन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये इस बात का ध्यान रखना कि पेयर पर 90% 99% ना क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। कभी भी आपको अगर आइदर मिल रहा है तो और आएगा, नाइदर मिल रहा है तो नॉर आएगा, नॉट ओनली मिल रहा है तो बट आल्सो आएगा, नो सूनर मिलेगा तो देन आएगा, और भी कंजक्शन होते हैं, तो पेयर पर 90% तक हो जाता है। अगर पेयर में आपको बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही मिल रहा है तो वो 1% होता है। अगर आपको आइदर के साथ में और मिल रहा है, नाइदर के साथ में नॉर मिल रहा है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो मिल रहा है, नो सूनर के साथ देन मिल रहा है, सो के साथ दैट मिल रहा है, टू के साथ टू मिल रहा है, ठीक है, हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन मिल रहा है, ठीक है, द रीजन के साथ में आपको दैट मिल रहा है, तो आप इस बात को देखना, अगर कंजक्शन सही मिल रहा है तो हम क्वेश्चन को फिर आगे देखते हैं कि भाई इसने इसमें कहीं और मिस्टेक तो नहीं है, तो फिर वो कंजक्शन के हिसाब से हमको जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल 99% तक तो ये हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आइदर देखा, अब जैसे मैंने ये पढ़ लिया, अब मान के चलो मुझे यही क्वेश्चन दोबारा मिला या इसके जैसा फिर आगे मिल जाए कोई क्वेश्चन, तो मैंने देखा कि अगर मुझे आइदर मिल रहा है तो हालांकि क्वेश्चन में कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मुझे अगर आइदर मिल गया तो मैं ये देखूंगा कि आइदर के साथ में और चलता है। अगर आइदर के साथ में और चलता है तो मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं और ढूंढूं, अगर और मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो फिर 99% तक तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। और अगर मिल गया तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई आइदर के साथ में तो और मिल रहा है, अब कहाँ दिक्कत है, तब मुझे लगता है कि फिर हमें एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखें अगला क्वेश्चन, द न्यू टैक्सेशन रेट्स एंड अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। नई जो टैक्स की रेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई, आर, तो यहाँ पर टैक्सेशन रेट्स है, रेट्स हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा हो रहा है? प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये भी कैसी हो गई? प्लूरल हो गई। इसका मतलब यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड टू इफेक्ट, ठीक है, द एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, यानी जो गवर्नमेंट ने नए टैक्स की रेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो नए टैक्स की रेट्स लगाई हुई है उससे निर्यात का जो सेक्टर है यानी एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव के लिए अपन इफेक्ट की जगह किसका प्रयोग करेंगे? अफेक्ट का, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है प्रभावित होना, प्रभावित होना, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि यहाँ जो सेंस जा रहा है वो इस बात का जा रहा है कि टैक्स की जो रेट्स है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? इफेक्ट का। कौन से में हो गया? थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। चले अगला क्वेश्चन देखें। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दीज डेज
these days these days जॉब अपॉर्चुनिटीज आर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आर, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए किसका काम कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ठीक है। तो आर क्या हो गई हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज बेटर एज, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर की बात करें तो ये हो गया CDA, और एज की बात करें तो ये मिल गया अपन को कीवर्ड। दिमाग इस बात पर हमेशा चलना चाहिए आपका, दिमाग हमेशा, जब आप सिलेबस कंप्लीट पढ़ लोगे, सिलेबस कंप्लीट पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन करते हो तो मजा और जाना आता है। जब बिना सिलेबस के आप उस चीज को पढ़ते हो तब थोड़ा सा लगता है कि यार आप बेईमानी कर रहे हो आप अपने साथ में, ठीक है। क्योंकि सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से पकड़ में आएगा, जैसे मुझे क्यों आ रहा है। एक तो आप ये कह सकते हो कि टीचर है इस वजह से, एक तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि सर आपने सिलेबस पढ़ा होगा और आप सिलेबस पढ़ाते हो, आपको अच्छे से आते इसलिए आप जल्दी पकड़ लेते हो। तो वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही तो आपको पकड़ना है। तो जैसे मैंने देखा कि बेटर CD हो गया, एज लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या देखना है, कभी भी अगर आपको एज और एस या इसके अलावा सो एज मिल जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये होता है PDA। क्या होता है PDA? PDA मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा एज और फिर मैंने ये लिखा एज, या मैंने लिखा सो और ये लिखा एज, कुछ भी मिल जाए इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो रहेगा ये रहेगा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है, और इसके बाद ये रहा। तो यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा वो हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेटर, क्या लिखा है, बेटर। अब डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, फिर होता है बेटर, और CDA होता है बेटा बेस्ट। जब कीवर्ड हमें PDA का मिल रहा है तो फिर एडजेक्टिव भी हमें PDA का लगाना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर जो बेटर लिखा है इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, गुड। तो यहाँ पर ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा, गुड। तब हम क्या कहेंगे क्वेश्चन में, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज गुड एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s, ठीक है। तो यानी हमें पता चल गया कि एज के बीच में कौन सी डिग्री का यूज करते हैं अपन, PDA का। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, PDA का। PDA का करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गुड। क्लियर। अच्छा देखो, एक एज यहाँ रह गया और एक एज यहाँ गया, बेटर यहाँ रह गया, हमें बदलना क्या है, बेटर को गुड में बदलना। अच्छा बेटर कौन से में लिखा है, पहले वाले में, तो आंसर क्या कहलाएगा, पहला वाला। आंसर क्या कहलाएगा, पहला वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। When viewed with his point of view, the number one slash entire episode assumes number two slash a different color altogether, number three no error for when viewed with his point, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होता है from, क्या आएगा, from my, और ये लिखा point of view, यानी मेरे विचार से, मेरे, और ये अपन ने लिखा विचार से, मेरे विचार से। तो इस से के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, यानी यहाँ पर अपन ने लिखा फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। तो बेहतर होगा अपन यहाँ पर जो विद लिखा है इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यानी लिखा व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके विचारों से। तो कौन से में आ गया, पहले वाले में, पहले वाले में, इसका मतलब आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए अगला। On many occasions, we did help the poor, number two slash pupil by way of giving them food to eat and clothes to put on it. यहाँ देखो on many occasion, त्योहारों पर, we did help the poor, द पुअर लिखा है ना, तो इसका मतलब हम गरीबों की मदद करते हैं। प्यूपल के द्वारा गरीबों की मदद, वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट, खाने के लिए उनको क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है, एंड क्लोथ टू पुट ऑन, और पहनने के लिए क्या दिए जाते हैं, कपड़े, यानी लोगों के द्वारा गरीब लोगों को पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं और खाने के लिए क्या कहते हैं, खाने के लिए फूड दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन फंस रहा है, एक हो गया डिड और एक हो गया हेल्प्ड, ठीक है। अब अगर आपको कभी भी डू, डज या डिड मिल जाए, ठीक है, और फिर इसके बाद में आपको दोबारा से फिर यहाँ पर मेन वर्ब मिले, तो हमेशा याद रखना ये जो लिखी हुई है वर्ब डू डिड और ये मिल जाए
तो हमेशा याद रखना इस सेंटेंस में ये कराता है एम्फेसिस, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना, ठीक है, जोर देना। या अपन कह सकते हैं किसी काम को बहुत जानना जरूरी, करता तो हूं। अगर ऐसी कंडीशन बने, जैसे जैसे अपन कोई काम करते हैं, अब अपन कोई काम कर रहे हैं, माँ कह रही है काम चोर है, काम नहीं करता है, या कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कोई कह देगा पढ़ाई नहीं करता है या होमवर्क नहीं करते, तो अपन कहते हैं ना करता तो हूँ, और क्या चाहिए, करता तो ऐसी स्थिति में जब अपन किसी क्वेश्चन को अपने वर्क को एम्फेसाइज करते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, डू, डज और डिड का। और ऐसी कंडीशन मिल जाए और फिर यहाँ पर मेन वर्ब पूछी जाए, तो यहाँ के जो मेन वर्ब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये एक्चुअल में ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहला, यानी ये सिर्फ एम्फेसाइज के लिए आई है, मेन वर्ब आपकी ये हो जाती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये लिखा अपन है हेल्प, और ये लिखा अपन है हेल्प्ड, ठीक है। तो दोनों में से क्या जाएगा, हेल्प। तो बेहतर होगा कि अपन हेल्प्ड की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्प। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का डाउट लगे, हालांकि सिलेबस पढ़ने के सिलेबस पढ़ा जाता है, सिलेबस के बाद में जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये मत सोचो कि आपको हमेशा क्वेश्चन सरल ही मिलेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि आपने अगर पूरा सिलेबस भी पढ़ा होगा ना, तो भी आपका माथा चकरा देगा वो, तो भी दिमाग का दही कर देगा। तो ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ऐसे आ जाएगा जैसे आप सोच रहे हैं। तो पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेबस अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब भी आप अपने आप को महान मत मान लेना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था कि अगर लाइफ टाइम तक भी अगर आप स्टूडेंट बने रहते हो तो भी बहुत कुछ सीख रहे हो। सीखने की चाह हमेशा रहना चाहिए, सिखाने की चाह आपको खत्म कर देगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि मुझे सिलेबस आता है, लेकिन आपको समझाने में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग गया कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आपको आएगा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग यहाँ फंसोगे। कहाँ फंसोगे, ये कहोगे सर डू और डस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, ऐसे कैसे आ जाएगा, भाई आ जाएगा। मतलब ठीक चीज ठीक है, लेकिन अगर आपको एफ थोड़ा बहुत आता होगा तो एफर्ट आसान हो जाएगा, और अगर आपको नहीं आता होगा तो वही चीज समझाने में फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर अभी समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसी इसी पर क्वेश्चन क्वेश्चन पर पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है अल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क नंबर 1 स्लैश डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, ठीक है। अल्दो द मैनेजर क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, और वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई बेटा किस में गई, पास्ट में, कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर, सुधीर के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे की बात करें तो यस्टरडे हमारे लिए क्या हो गया, कीवर्ड। और जो कीवर्ड हुआ ये कौन से टेंस को बताता है, पास्ट इंडेफिनेट को बताता है कि नहीं बना बताता है। यहाँ पास्ट हो गया, यहाँ पास्ट हो गया। अब आगे बढ़े तो ही हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। ट्राइज क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस क्या बता रहा है हमको, प्रेजेंट इंडेफिनेट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब आपको देखना है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट। अब आपने देखा एक, दो, और ये लिखा अपन ने तीन, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा पास्ट, अगर ये पास्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट। फिर अपन आगे गए, ये पास्ट है तो ये भी क्या होगा, पास्ट होगा कि नहीं होगा, ये तीसरी जगह पर पास्ट होगा। अगर ये पास्ट होगा तो यहाँ इसको हटाओ, इसको पास्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर पास्ट आ जाएगा क्या, ट्राइड, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अच्छा ये कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, इजी ही होते हैं। थोड़ा सा बस ये है कि अगर आपको वो चीज नहीं पता है और मुझे अकेले को है, तो फिर वो ये लगता है कि अब कैसे समझाया जाए, बस ये बात का चला, वो कठिन नहीं होता है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, डू है, डज है, डिड है, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी दुनिया होती है,
ऐसा नहीं है कि हर चीज एक ही होती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ का ही आंसर इजिली आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, हैविंग फिनिश्ड, ये लिखा है हैविंग, और हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, यहाँ तक सही है। एट स्कूल यानी स्कूल खत्म होने, रघु रघु थॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑफ गोइंग, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है, ये भी सही है, यहाँ तक भी ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया बेटा, पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट। मैं ऐसे कहता हूं आपसे, जब भी क्वेश्चन मिले तो ऐसे करके देखना जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा मुझे वर्ड मिल जाता है, जैसे आइदर मिल जाता, नीदर मिल जाता, ठीक है, आइदर है, नाइदर है, इसके अलावा नॉट ओनली है, ठीक है, इसके अलावा आपको नो सूनर है या हार्डली स्कार्सली, तो फिर मैं इतना नहीं करता। अगर मुझे यहाँ पर आइदर मिल जाता तो मैं पहले ये देखता कि आइदर के साथ में और आता है, और मिल रहा है क्या, हाँ, अगर और मिल जाता तो फिर मुझे पूरी चीजें ऐसे करना पड़ती। और ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ, जब तक सीख नहीं जाते हो तब तक आप इसी तरीके से चीजों को समझ कर चलो। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ सही है। एट स्कूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रघु सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस चला गया, ये भी हमें पता चल गया। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, वहां तक भी ठीक है। टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब, ठीक है, यानी उसने अपना जब स्कूल कंप्लीट करा है, स्कूल कंप्लीट करने के बाद रघु ने सोचा कि वो बॉम्बे चला जाएगा, ठीक है, इन सर्च सम जॉब, किसके लिए, जॉब को सर्च करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, इन सर्च सम जॉब, तो सर्च जो वर्ड लिखा है इसके साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का, सर्च ऑफ, यानी कि तलाश में, ठीक है, की तलाश में। अब तलाश किसकी है, सम जॉब, यानी कुछ जॉब की तलाश में, ठीक है। तो यहाँ पर की के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, और यहाँ पर तलाश के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, सर्च का, और मैं के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका। इस पूरे को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इन इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो ये कौन से में आएगा, यहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, कौन से में हो गया, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। कोई दिक्कत, चलिए आए तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, ही डिड नथिंग एल्स, नंबर 2 लेस देन प्ले, नंबर 3 नो एरर 4, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ही क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, डिड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, नथिंग एल्स देन प्ले, कुछ नहीं, खेलने के अलावा वो कुछ नहीं करता। तो आपको कभी भी अगर नथिंग मिल जाए, नथिंग, और ये अपन ने लिखा एल्स, तो हमेशा याद रखना इसके साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, बट का, ठीक है, ये इसका क्या है, साथी है, ठीक। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, देन की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, बट का, कौन से में है, थर्ड में, आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड का। हाँ, और अगर आपको नो सूनर मिल जाए तो नो सूनर के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, देन का, जहां देन आना चाहिए वहां बट देगा, और जहां पर बट आना चाहिए वहां पर देन देगा, यही तो खूबसूरती है। पर बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट इतना इतना खतरनाक नहीं होता है। धीरे धीरे मुझे भी एक्सपीरियंस आ रहा है कैमरे के साथ में सामने आने का, हालांकि मेरे मेरे को ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और ऑफलाइन में लगातार पढ़ा भी रहा हूँ। इसके अलावा मैंने डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, और क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी, वो भी मेरे पास है। लेकिन जो यूट्यूब है या बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस सोशल प्लेटफॉर्म है, आप देखते होगे मैं भी बहुत सारे सोशल जो वीडियो होती है उनसे बचता हूँ, जबकि बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बचता हूँ। पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने आप को पहले धीरे धीरे करके एक तरीके से हेजिटेशन ही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो निकल जाए, उसके बाद देखना फिर क्या मजा आता है। तो आप इस बात को समझ कर है ना, जब तक आप किसी चीज को कमजोर मानकर बैठे हो तब तक ही आप ये मानकर चलना कि आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे जीएस एक सब्जेक्ट था, हालांकि अभी स्टार्टिंग है मेरी, और स्टार्टिंग में आपको मेरी पर्सनल लाइफ से या मेरी बातों से भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप कहोगे सर क्वेश्चन कराओ, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को तो पड़ेगा। थ्री डेट में वो क्या कहता है, कोई तो ऐसी कंपनी होगी जो हम जैसे गधों को भी जॉब देगी, कोई बात नहीं है। कोई तो ऐसा हिंदी मीडियम का है होगा जो मुझ जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको अच्छा लगे वो पढ़ सकता है, जिनको बुरा लगे वो स्किप कर सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो जीएस जब मैं एसएससी की तैयारी करता था, तो जी एक टीचर आते थे,
मैंने उनके हाथ में कभी भी कोई नोट्स नहीं देखा, कभी ना कोई रजिस्टर देखा, ना कोई किताब देखा, कुछ भी नहीं। कभी मोबाइल में भी मैंने उनको नहीं देखा कि मोबाइल में देखकर पढ़ा रहा है, कभी नहीं। दो मार्कर होते थे उनके पास, एक ब्लू और एक ब्लैक, और एक रेड भी होता था शायद, तो ज्यादातर ब्लू ब्लैक में यूज करते थे। वो आते थे और पूरी क्लास भरी हुई होती थी, और वो आते थे और बस उनका काम होता था कि आए, और आने के तुरंत बाद उन्होंने मार्कर लिया। वो सारे सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़ाते थे। और सबसे मजे की बात, हम पता है क्या देखते थे मेरे, हम क्या, मैं देखता था, मैं ये देखता था कि सर के पास किताब नहीं, सर के पास किसी भी प्रकार के कोई नोट्स नहीं, और आकर वो पूरे के बायोलॉजी पढ़ाते थे। बायोलॉजी पढ़ाने में वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बना देते थे, जो भी बायोलॉजी के फिगर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम बनाकर रख दिया करते थे। और जो भी उनके वैज्ञानिक वगैरह साइंटिस्ट वो भी लिख दिया करते थे विथ डेट सन साइड, बिल्कुल एक्यूरेट। और ना सिर्फ वो बायोलॉजी में बल्कि इकोनॉमिक्स में भी, जीएस में भी हर चीज थ्रू आउट बताते थे। उनको चाय पीने का बड़ा शौक था, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित था, चाय पीने का भी उनको शौक था। एक दिन जब हम थोड़ा सा सर लेट हो गए तो चाय पीने के लिए टपरे पे चले गए, चाय पी रहे थे, इतने में सर आ गए। तो हमने कहा सर चाय पी लो फिर चलते हैं, तो सर भी आ गए, थोड़ा दोस्ताना भी था, अच्छे टीचर थे। तो उनसे ऐसी चाय पीते पीते उनसे मैंने कहा कि सर आपकी इंग्लिश जीएस जो है वो बहुत अच्छी है सर, कोई तरीका फुंतड़ू हमें भी दे दो, हम भी अच्छी कर लें। तो उन्होंने कहा था कि नवल, मेरे जो नोट्स है वो मेरे दिमाग में है, और मेरे को ले चल और मेरे दिमाग की फोटोकॉपी करा ले। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब कहा, ऑकवर्ड भी कहा, कि इसीलिए तुम्हारी कभी जॉब नहीं लगा, तू बोल कौन सा एग्जाम निकालना है, मैं कल निकाल दूंगा वो एग्जाम। मैं इतने इंटेलिजेंट आदमी हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, हमें तो इनका आदर करना चाहिए। तो मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मतलब नोट्स वगैरह हो, कोई आसानी हो तो हम भी इसी तरीके से। उन्होंने कहा था, सिंपल जवाब दिया था, नोट्स और किताब तब तक बुरी है जब तक तुम उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते हो। तो उन्होंने कहा था सीधे सीधे तौर में, जब तक आपको किसी टॉपिक से, किसी कैरेक्टर से, किसी सब्जेक्ट से लगाव नहीं होगा, तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते हो। जीएस में जब तक आपको अकबर से प्यार नहीं होगा, आप अकबर का शासन कभी अच्छा पढ़ ही नहीं सकते हो। जीएस में जब तक आपको सम्राट अशोक से प्यार नहीं होगा, आप उसका शासनकाल अच्छे से याद नहीं कर सकते हो। लगाव आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। उसी तरीके से मुझे जो इंग्लिश में इंटरेस्ट आता, तो मैंने इंग्लिश अच्छी की। और जीएस में सर के पास पूछने गया था, तो सर ने मुझे जब ये फुंतड़ू दिया, उसके बाद जीएस मेरी बहुत अच्छी हो गई, और खुद से भी की और पढ़ी भी। तो मतलब मुझे वहां से कुछ सीखने को मिला। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश बुरा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो। सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं अगर उनको अच्छे से सीखा जाए तो। अब वो बात अलग है कि हिंदी मीडियम वालों को स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं सिखाई गई है, तो कब तक बैठे रहोगे अब उसको पकड़े हुए। भाई कहते ना, नया कपड़ा कितना भी अच्छा लेकर आओ, कितने भी सुंदर कपड़े नए नए हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, आखिरकार आप उनको तभी तक पहनोगे जब तक वो सुंदर बने रहेंगे। एक समय ऐसा भी आता है कि नहीं यार बहुत ऊब जाते हैं, अब हटा दो, तो हटा देते हो कि नहीं हटा देते हो। वैसे ही दिमाग से बैठो कि अब इस बात को दिमाग से हटा दो, वो पुरानी हो गई है, कचड़ा हो गई है, कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप इंग्लिश सीख सकते हो, ये सोचो कि अब सीखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आ गई। तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल हिंदी मीडियम की तरह सीखो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल का सीखो, बिल्कुल हिंदी मीडियम से सीखो, कोई बात नहीं है। आप जाइए द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पेड कोर्स पर जाइए, कोर्स परचेस करिए, उसके बाद मैं आपको लाइव मिलूंगा। कोई भी दिक्कत आए तो वहां पर चैट का भी ऑप्शन है, मैसेज का भी ऑप्शन है, वो भी कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर फिर भी आपको कहीं लगता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीक में आपकी लाइव क्लास ऐसी रखा करेंगे जहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। मतलब कोई उसमें पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं होगा, केवल आपसे इंटरेक्ट करना मेरा मकसद होगा, तो वो भी होगा। अगर हिंदी मीडियम हो, सीरियस हो अपनी एसएससी को लेकर, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगले लिखा है इट इज हाई टाइम। अब आपको पता है कि अगर आपको कभी भी इट इज टाइम या इसके अलावा इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम कभी भी मिल जाए, तो इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये लिखा ही सब्जेक्ट और स्टूड वर्ब के सेकंड फॉर्म फंस गए, सेकंड फॉर्म चाहिए और सेकंड फॉर्म ही आ गई है। अब बनता है क्वेश्चन सही तरीके का, अगर जो चीज चाहिए और वही चीज आ जाए तो फिर वो टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है।
हालांकि इतना नहीं कि वो आंसर ना दे पाए, इतना कि वो उससे मेहनत करा लेता है, बस इस बात को समझना। अब मुझे मुझे ये पता चल गया कि इट इज टाइम, इट इज आई टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सेकंड फॉर्म दी है। अब क्या करूं? अब अगर ऐसा है तो अब मुझे दूसरा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि यार कहीं और तो मिस्टेक नहीं है। ऑन हिज ओन टू, और ये लेग्स, ठीक है। इट इज टाइम, अब ये समय है कि स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स, कि अब आपको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो यहाँ पर टू लेग्स नहीं होता, टू फीट होता है। क्या कहते हैं? टू फीट। लेग्स का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते? फीट का। कौन से में आ रहा है? थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। देखो वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ नहीं था तो उसने वहां रख दिया। और इट इज टाइम के लिए स्पेशली मैंने अलग से पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूड था, गलती कहाँ थी? लेग्स, लेग्स नहीं होता, ऑन फीट होता है, ठीक है, पैरों पर। तो आंसर आ गया थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस। टू के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? लैंग्वेजेस, यानी जो टू लैंग्वेजेस है, ठीक है, उनकी क्या नॉलेज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा ये है। एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं? दो लैंग्वेज की नॉलेज की। हम लैंग्वेज और लैंग्वेज में फर्क देखो। देखो सब्जेक्ट पकड़ना सीखो। जैसे मैंने लिखा लैंग्वेज, ठीक है, इज और आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज। अगर मैंने यहाँ पर लिखा लैंग्वेजेस इज और आर, तो आपने किसका प्रयोग करना है? आर का। अगर मैंने यहाँ पर लिखा नॉलेज, ठीक है, ऑफ, ठीक, ऑफ, ये लिखा मैंने लैंग्वेजेस। अब मैं यहाँ पर बात लैंग्वेजेस की नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? नॉलेज के, यानी भाषाओं की जानकारी के। तो सब्जेक्ट अब मेरा ये रहेगा। अब मैंने कहा कि इज और आर, तो आपने समझना है कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इज और आर में से इज आया क्योंकि बात अपन किसकी कर रहे थे? लैंग्वेज की। यहाँ आ रहा है क्योंकि बात किसकी कर रहे थे? लैंग्वेजेस की। यहाँ क्या आएगा? इज आएगा, क्या आएगा? आर आएगा इसके लिए, कि इज आएगा इसके लिए। तो कुछ सब्जेक्ट को पकड़ो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, यानी भाषाओं की जानकारी, नॉलेज, यानी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके किसके? नॉलेज के, यानी लैंग्वेज की नॉलेज की बात करो। तो सब्जेक्ट मेरा ये माना जाएगा, और ये कैसा हो गया? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज, तो ये आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। कौन से में हो रहा है? थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहाँ इस एक क्वेश्चन के लिए जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, वो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज, यानी दो लैंग्वेज की क्या नॉलेज। हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज की किसकी बात कर रहे हैं? नॉलेज की। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, और ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो हम आगे गए तो ये हेल्पिंग वर्ब थी जो कि प्लूरल है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगी तो क्या आ जाएगा? इज। कौन से में? थर्ड में। आंसर थर्ड। चलिए, when I arrived number one slash, I found them both sitting at the table waiting on me. I क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। अराइव्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म से टेंस किस में गया? पास्ट का इनडेफिनिट, ठीक है। आई फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट। फाउंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। देम, मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने उनको देखा बोथ सिटिंग एट द टेबल, कि वो दोनों की दोनों जो है वो टेबल टेबल पर बैठे हुए थे। वेटिंग ऑन मी, मेरे इंतजार करने के लिए, मेरा इंतजार करते हुए। तो यहाँ पर जो वेटिंग लिखा है ऑन नहीं होगा, वेटिंग फॉर मी, के लिए, मेरे लिए। तो वेटिंग फॉर मी कौन से में? थर्ड में। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन। when shall we arrive to our destination? when shall we, shall क्या हो गया हमारे लिए? हेल्पिंग वर्ब। और we क्या हो गया? सब्जेक्ट। अराइव किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू आवर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जगह, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? जगह। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन के साथ में अपन टू का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जब भी हमें किसी चीज के बारे में अगर टारगेट बताना होता है, टारगेट बताना हो, तो हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एट का।
टारगेट बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। तो यहाँ पर टू नहीं होगा, एट होगा। कौन से में आ गया, थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। ठीक, आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यानी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के अनुसार वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, वी क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया बाय, और ये जो बाय लिखा है रेकलेस ड्राइविंग, तो ये हो गया हमारे लिए किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब देखो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय और ये सब्जेक्ट, अगर आपको ऐसा मिला है तो ये पक्का किसका काम कर रहा है, पैसिव वॉइस का। किसका काम कर रहा है, पैसिव वॉइस का। और अगर ये पैसिव वॉइस का काम कर रहा है तो यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके पहले यहाँ पर आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कौन से में हो गया, थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। फीमेल्स आर नॉट, फीमेल्स क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। ठीक, और ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, प्लूरल। आर क्या हो गई हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, फीमेल सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हो गया, और आर के साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इन आवर कॉलेज यानी हमारे कॉलेज में फीमेल्स को अपॉइंट नहीं किया जाता है, सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या कहलाएगा, नो एरर। आंसर क्या कहलाएगा, नो एरर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है द ऑफिसर नंबर वन स्लैश इज एंग्री ऑन द क्लर्क। इज ऑफिसर जो है ना वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, किस पर हो गया, क्लर्क पे। तो ऑन नहीं होगा, क्या होगा, विद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंग्री, जैसे अपन ने लिखा एंग्री और ये लिखा विद प्लस, ऐसे नहीं, जैसे अपन ने लिखा एंग्री और ये लिखा विद, एंग्री विद प्लस समबडी, या अपन ने कहा समवन, समवन। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, विद का। ठीक है, तो यहाँ ऑन की जगह क्या जाएगा, विद कौन से में, सेकंड में। आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। अगला, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नो सूनर। अब नो सूनर के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, देन का। देन दिया हुआ है, अगर नो सूनर के साथ में यहाँ पर देन दिया हुआ है तो पक्का आपको ये समझना है कि अगर पेयर सही है तो फिर मिस्टेक कहीं और होगी। तो ये लिखा अपन ने नो सूनर, आई क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, हेड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर लिखा हो नो सूनर, तो नो सूनर के साथ में इसका जो पेयर होता है वो होता है देन, और देन दिया हुआ है। तो अपन दूसरी थिंकिंग पे जाएंगे कि अगर लिखा है नो और ये सूनर, तो नो सूनर के बाद में फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आता है सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर देन, और देन के बाद फिर होता है सब सेंटेंस, यानी टेंस सेकंड, ये लिखा है सेकंड टेंस। तो इसको अपन कहते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अपन कहते हैं इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब होना, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का होना, फिर वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, और फिर एड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये बिल्कुल सेंटेंस जो है वो सिंपल जा रहा है। हमें कैसा चाहिए, इन्वर्जन। इन्वर्जन चाहिए तो पहले क्या आएगा, हेड, और फिर क्या आएगा, आई, और फिर लिखेंगे अपन स्पोकन। तो कौन से में हो जाएगा, सेकंड में। आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। देखिए अगला क्वेश्चन। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड नंबर वन स्लैश फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी आप जो ऑस्ट्रेलिया से सीड्स लेकर आए थे उसकी वजह से आपको गुनहगार साबित किया जाता है। तो यहाँ पर इनटू नहीं होगा, क्या होगा, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से, कौन से में, थर्ड में। तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। चलिए यू मस्ट आइदर, मिल गया आइदर, और अगर आइदर मिल गया तो सबसे पहले ये देखो कि और है क्या, हाँ आइदर के साथ में और है। अगर आइदर के साथ में और आ रहा है तो अब अपन ये देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ होगी। यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल, और ये लिखा अपन है बर्ब्स, इसके बाद में टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और ये लिखा टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, आइदर और
आइदर का प्रयोग यहाँ मेन वर्ब से पहले हो रहा है, और का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सब्जेक्ट, ये लिखा सब्जेक्ट, फिर ये मैंने लिखा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स, और फिर ये मैंने लिखा वर्ब्स, और इसके बाद ये मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक है, मॉडल वर्ब्स एक है, और यहाँ पर वर्ब भी एक है, और ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो हमारे पास कितने हैं, दो। तो बेहतर होता है कि अगर हमें आइदर ईदर का प्रयोग करना है, आइदर और का प्रयोग करना है, नीदर नॉर का प्रयोग करना है, तो हम किसके साथ में करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के साथ में। ये वर्ब से पहले हो रहा है जबकि वो ऑब्जेक्ट में बाद में जा रहा है, तो इसको अपन उठा के इधर लेके आना चाहिए। कौन से में हो गया, पहले वाले में, तो आंसर क्या कहलाएगा, पहला। चलिए अगला, our new neighbors number one slash had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house। हैड बीन और लिविंग, हैड बीन लिविंग के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गया, फोर्थ फॉर्म। ठीक, ये लिखा है सिंस, सही है, और ये लिखा है 10 ईयर्स, कितने सालों से, 10 सालों से। 10 साल तो लिखी, लेकिन ये पता कहाँ है अपन को कौन सी 10 साल है, तो यहाँ पर टाइम नहीं पता है। टाइम नहीं पता है तो अपन देखेंगे यहाँ सिंस की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए, फोर का। अच्छा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द पेशेंट नंबर वन स्लैश वॉज एकम्पनीड नंबर टू स्लैश विथ हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर जैसे लिखा है एकम्पनीड, एकम्पनीड के साथ में विद नहीं आता, किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। कौन से में, बाय कौन से में जा रहा है, थर्ड में, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कई बार ऑलरेडी पहले भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, और कहीं पर डाउट हो तो डाउट के लिए भी कमेंट करना। फुल वीडियो नहीं बना पाया तो उससे रिलेटेड 3 4 5 क्वेश्चन को लेकर मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी बता दूंगा, जहां पर मैं बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, चलिए।